विश्वास करना बहुत मुश्किल है। لموجة غارات واسعة النطاق। लेकिन आप सोचिए कि फरवरी के महीने में शुरू हुआ ये तमाशा, जिसमें लग रहा था कि एक और वॉर, एक और जंग अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने छेड़ दी है। The United States and its partners have launched Operation Epic Fury. और एक और मुल्क तबाह हो गया है। سید علی حسینی خامنه ای شهد شهید گوارای شهادت را نوشیدند. जिस मुल्क को, उसकी सरकार को तबाह बर्बाद करने की शपथ लेकर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़े थे, आज उन्हीं के सामने न सिर्फ के घुटने टेकते नजर आए, बल्कि मैं कहूंगी एक तरह से सजदा करते हुए नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरह पता चल गया कि ईरान में जो रेजिम चेंज जो बोलते हैं अंग्रेजी में, उनका इरादा था, उनका गोल था, ये कामयाब नहीं होने वाला है। इस जंग से कुछ घंटे पहले जब ये हमला हुआ इजराइल के जरिए ईरान पर किया गया, तब मोदी जी हमारे इजराइल की संसद में जाकर कह रहे थे कि मैं आप 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं, उनका संदेश लेकर आया हूं और हम फादरलैंड हैं, हम मदरलैंड हैं, आप फादरलैंड हैं। इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया देयर मदरलैंड। उन्होंने कहा पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, योर एक्सीलेंसी। अब इस जंग के खत्म होने के बाद कहां टिकता है भारत? क्या कोई खिलाड़ी है, कोई गिन रहा है भारत को कि आखिर ये डील हुई क्या है, आखिर ये बला है क्या? नमस्कार, द वायर पर आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 28 फरवरी को शुरू हुआ ये ग्लोबल तमाशा 18 जून को ऐसा लगता है कि खत्म हो गया है। विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सोचिए कि फरवरी के महीने में शुरू हुआ ये तमाशा, जिसमें लग रहा था कि एक और वॉर, एक और जंग अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने छेड़ दी है और एक और मुल्क तबाह हो गया है। लेकिन 3 दिन के भीतर जिस मुल्क को, उसकी सरकार को तबाह बर्बाद करने की शपथ लेकर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़े थे, आज उन्हीं के सामने न सिर्फ के घुटने टेकते नजर आए, बल्कि मैं कहूंगी एक तरह से सजदा करते हुए नजर आए। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी मध्यस्थता पाकिस्तान ने की है, उसमें अगर देखें ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच, तो पूरे तरीके से एक लूजर, एक डिफीटेड पार्टी के तौर पर नजर आ रहा है अमेरिका, और ईरान एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है। किसी ने नहीं सोचा था 110 दिन पहले कि इस तरह की तस्वीर, सूरत हाल हमारे सामने आएगी। कुछ ही पलों में मैं आपके साथ नक्काशी करूंगी इस पूरे जो MOU है उसका, और साथ साथ द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वदराजन से ये बातचीत करूंगी कि न सिर्फ कि ये बात सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल या पश्चिम एशिया तक सीमित है, बल्कि पूरी दुनिया को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, उस मंजर कशी को सिद्धार्थ आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये डील हुई क्या है, आखिर ये बला है क्या। आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आप ये देखिए, फिलहाल जो टेक्स्ट आपके सामने दिख रहा है, पूरे तरीके से आप ये देखें। पहली बात, अमेरिका, ईरान, उसके सहयोगी हस्ताक्षर करके सभी मोर्चों पर, जिसमें लेबनान भी शामिल है पश्चिम एशिया में, यानी सैन्य अभियानों की तत्काल और स्थायी समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। यानी अब कोई जंग नहीं होगी, कोई हमला एक दूसरे के ऊपर नहीं होगा, भविष्य में एक दूसरे के विरुद्ध किसी युद्ध या सैन्य कार्रवाई की शुरुआत नहीं होगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अमेरिका और ईरान एक दूसरे की जो संप्रभुता है, यानी उनकी जो ऑटोनॉमी है उसकी, और जो क्षेत्रीय उनकी अखंडता है, यानी कि उनकी ज़मीन और उसके बॉर्डर्स की जो अखंडता है, इंटेग्रिटी है, उसका सम्मान करेंगे और मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3, दोनों पक्ष अधिकतम 60 दिनों के अंदर जो आखिरी समझौता है उस पर बातचीत करके उसके लिए कमिट कर रहे हैं, अपने आप को प्रतिबद्ध हैं। इस MOU पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिका के ईरान के विरुद्ध जो नाकेबंदी की हुई है, जिसको प्यार से नेवल ब्लॉकेड कहा जाता है, ऐसा लगता है कि ये अमेरिका का अधिकार है। भारत से भी उसने कहा, जब उनके 3 हमारे सेलर्स को मार दिया गया, कि डांटा भारत को उल्टा और कहा कि भाई हमारा जो ब्लॉकेड है, आपने उसका सम्मान नहीं किया और इसलिए ये लोग मारे गए, इसको हटा लिया जाएगा। कल तक जिसको कानूनी बताया जा रहा था, अब देखिए इसको हटा लिया जाएगा। इसके अलावा 60 दिनों के अंदर बिना किसी फी के जो कमर्शियल जहाज हैं, जो फारस की खाड़ी से ओमान सागर और वापस सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगा ईरान। अब इसमें यह भी खबरें आ रही हैं, BBC की मैं ये खबर देख रही थी कि क्या ईरान एक टोल टैक्स भी ले सकता है इस दौरान, यानी कि 60 दिनों के बाद क्या होगा, ये भी हमें देखना है। क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है जिसको आज करके कल खत्म कर दिया जाए।
6 नंबर, अमेरिका अपने क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण की और जो आर्थिक विकास है उसके लिए 300 अरब अमेरिकी डॉलर। एक बात तो ये भी कही जा रही है कि 400 तक इसकी तादाद पहुंच सकती है, 300 नहीं बल्कि 400 अरब डॉलर, यानी कि एलॉन मस्क के बाद जो सबसे बड़ा ये पैसे का पूरा जखीरा है ये ईरान के पास होगा। ये पूरी फहरिस्त में देख रही थी, अपनी स्क्रीन पर आप देखिए फिलहाल कि किस तरह से जो जो हार है उसके अलग अलग चेहरे, उसके अलग अलग आंकड़े वो हम सामने देख रहे हैं। तो और भी कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त मैं जल्दी से सिद्धार्थ के पास चली जाती हूँ। सिद्धार्थ वदराजन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि इस पूरे कार्यकाल को हम देखें, 100 दिनों से ज्यादा का जो पूरी दुनिया ने एक तमाशा देखा। मुझे याद है जब जंग के पहले 48 घंटे में मैं आपसे बातचीत कर रही थी, आप काफी फिक्रमंद नजर आ रहे थे और आपको लगता था कि ईरान बहुत ज्यादा टिक नहीं पाएगा। नहीं, देखिए, जिस तरीके से ईरान की लीडरशिप को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई, सुप्रीम लीडर के अलावा अलग अलग मिलिट्री लीडर्स, जनरल्स, सेकंड रैंकिंग लीडर्स को भी टारगेट करके मारा गया, और एक तरह से सिचुएशन नाजुक था ईरान के लिए। लेकिन जिस तरह से ईरान ने फिर अपनी कार्रवाई शुरू की, और ख़ास तौर पे ईरान ने जब हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे शिपिंग रुकवा दी, उसके बाद मुझे लगता है कि सारा जो बैलेंस ऑफ पावर दोनों पक्षों के बीच में जो था वो एक तरह से ईरान के पक्ष में, ईरान के साइड में चला गया। और तब से जो है पिछले 5-6 हफ्तों से यूनाइटेड स्टेट्स फिक्रमंद रहा कि किस तरीके से इस जंग को रोका जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी तरह पता चल गया कि ईरान में जो रजीम चेंज जो बोलते हैं अंग्रेजी में, कि भाई किसी तरीके से इस सरकार को गिराकर एक नए सिरे से एक नया स्टेट वहां पे स्थापित किया जाए, ये जो उनका इरादा था, उनका गोल था, ये कामयाब नहीं होने वाला है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को पहचान लिया तो फिर सवाल उठा कि भाई जंग किस तरह से रोका जाए, किस तरह से इस मुश्किल सिचुएशन जिसको हमने खुद खड़ा किया है, इससे हम अपने आप को बचा लें। तो ये सो कॉल्ड डायलॉग प्रोसेस, जिसमें इजराइल बीच बीच में उसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा था, ये प्रोसेस चला 4-5 हफ्ते, लेकिन आखिरकार फाइनली एक ऐसा डील निकला जिससे मुझे लगता है कि मेन पॉइंट्स ईरान अपनी न सिर्फ इज्जत ईरान ने बचा लिया, बल्कि एक तरह से अपना पोजीशन स्ट्रेंथन किया है। और अमेरिका के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो जंग से पहले अमेरिका उसको पा सकता था, अगर इरादा सिर्फ यही था कि भाई ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। लेकिन ईरान ने अब कमिटमेंट निकाल लिया अमेरिका से कि पिछले 40 साल का जो सैंक्शंस थे, जो दबाव था ईरानियन इकोनॉमी पे, उसको अब उठाने का, लिफ्ट करने का एक कमिटमेंट डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं। और ये मुझे लगता है कि ईरान के लिए बहुत बड़ी जीत है। सिद्धार्थ, ये तो देखिए अमेरिकी मीडिया चाहे कितना भी, कुछ मीडिया वहां भी पालतू हो चुका है, वहां भी डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में सवाल पूछता है, लेकिन फिर भी एक बड़ा धड़ा ऐसा है अमेरिकी मीडिया का जो सीधे तौर पर उनसे दो टूक सवाल पूछता है। मुझे ये बताइए कि 3 जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स थे जब ये पूरी जंग की शुरुआत हुई थी, जिसमें पहले सत्ता परिवर्तन था, दूसरा था कि जो मिसाइल का प्रोडक्शन है, बैलिस्टिक मिसाइल्स का, उसे हम खत्म कर देंगे, तीसरे कहते थे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम इनका खत्म कराएंगे, और साथ साथ इस तरह की बातें भी बोलते थे कि भाई ईरानी औरतों को हमें आजाद कराना है, वहां ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। इसके अलावा कहा जाता था कि ये दाढ़ी वाले मुल्ला, ये शिया, ये क्यों इस सत्ता पे काबिज हैं, इनसे भी आजाद कराना है, एक अच्छा लोकतंत्र बनाना ईरान को। लेकिन अगर तीनों ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव्स को भी देखा जाए तो अमेरिकी मीडिया अमेरिकी जनता को किस तरह से समझाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर किया तो किया क्या? देखिए, अमेरिका एक बटा हुआ सोसाइटी है। मुझे लगता है कि इस जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की अपनी लोकप्रियता और उसका और एक पतन हुआ है, और जो पॉपुलैरिटी इंडेक्स है डोनाल्ड ट्रंप का काफी नीचे गिर चुका है। आर्थिक इसके कारण भी हैं, लेकिन जहां तक एक अक्सरियत है अमेरिकन पॉपुलेशन का, उसने कभी इस जंग को सही नहीं माना। उनको लगा कि ये अमेरिका क्यों कर रहा है, नहीं करना चाहिए, इसकी वजह क्या है, मतलब इसके पीछे इजराइल का हाथ है, इसके पीछे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका का, उसका हाथ है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिकन पॉपुलेशन ने कभी भी इसको एक जस्टिफाई तरीके से नहीं समझा। लेकिन रही बात जो ऑफिशियल जस्टिफिकेशंस, मैं विमेन वाला सवाल, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप,
इन चीजों को साइड में करता हूं, क्योंकि ये कभी सीरियस पॉइंट था ही नहीं। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो अमेरिका के करीब हैं, जिनके लीडर्स उतने ही फंडामेंटलिस्ट हैं, उतने ही औरतों के खिलाफ है जितना ईरान के बारे में कहा जाता है। तो उसको साइड में रख लीजिए। न्यूक्लियर इशू को भी मैं मानता हूं कि उसको साइड में रखा जाए, क्योंकि अमेरिका और इसराइल अच्छी तरह से समझते हैं कि ईरान के पास ना ही न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ना ही वो बनाने के काबिल हैं, क्योंकि उनके पास वो मटेरियल नहीं है, और उसका बकायदा सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दे चुका है। लेकिन ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है और ईरान का सपोर्ट उन रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशंस, खास फॉर एग्जांपल हुथी, हिजबुल्लाह, ऐसे ऐसे ग्रुप्स जो यूएस इसराइल कहते हैं कि ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ईरान कहता है कि ये रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं। तो एक बहुत बड़ा गोल अमेरिका और इसराइल का ये था कि ईरान अपना रिश्ता हमास, हिजबुल्लाह और हुथीज के साथ खत्म करे। तो मिसाइल प्रोग्राम और इन ग्रुप्स के साथ जो ईरान का रिश्ता है, इन दो सवालों पे पूरी तरह से अमेरिका को यूटर्न लेना पड़ा है, क्योंकि इस समझौते में ईरान से कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं निकाल पाए जहां पे ईरान कह रहा है कि हम अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ेंगे या हम अपना जो सपोर्ट प्रोसेस रहा है हमास, हिजबुल्लाह और हुथीज के साथ, उसको हम खत्म करेंगे। और मिसाइल वाला इशू ईरान वापस कैसे ले सकते हैं, क्योंकि इस जंग में अगर एक चीज साबित हो चुका है वो ये कि ईरान के पास अगर मिसाइल्स नहीं होते तो फिर ईरान के पास कोई ऐसा जरिया नहीं था कि वो इसराइल का मुकाबला कर पाए। ईरान के पास मिसाइल थे, तो हर मिसाइल जो ईरान पे पड़ा, ईरान जो है उसके जवाब में 10 मिसाइल फेंकता था। जाहिर है बहुत सारे मिसाइल टारगेट पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी एक डिटेरेंट इफेक्ट उसका रहा। तो उसको अगर ईरान छोड़ दे तो ईरान के पास अपने बचाव के लिए कुछ नहीं रहता। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस इशू को भी डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हुए ड्रॉप करने के लिए। और यूएस में लोग तो यही सवाल उठा रहे कि भाई आपने आखिरकार जंग किया क्यों, क्योंकि जिन चीजों को आप हासिल करना चाह रहे थे जंग से पहले, उनमें से कोई ऐसी चीज एमओयू में नजर नहीं आती। और एमओयू में जो जिन बातों का जिक्र है वो जंग से पहले ईरान, जैसे ओमान के फॉरेन मिनिस्टर कह चुके हैं, ईरान उन चीजों पे दस्तखत करने के लिए पहले से ही तैयार था। तो जंग आपने किया क्यों? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, और मुझे लगता है कि एक कार्यक्रम काफी नहीं है। इस जंग के शुरू होने से पहले और इस जंग के अब खत्म, उम्मीद हम कर रहे हैं कि खत्म हो गई है ये जंग, इस डील के साथ दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो गया है। मुझे लगता है आपके जैसे लोगों से बातचीत करना बहुत अहम रहेगा, जिन्होंने दशकों से फॉरेन पॉलिसी को देखा है और खुद जाके वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी रखते हैं ईरान और इस पूरे खित्ते को देखते हुए भी। तो मैं सोचती हूँ कि एक सीरीज भी की जा सकती है कि पूरा ये खित्ता कैसे बदल रहा है। लेकिन आखिर में आपसे एक बातचीत जरूर करना चाहती हूँ कि बिना भारत के तो जाहिर है बात नहीं हो सकती। इस पूरे फसाने में एक तरह से एक नॉन प्लेयर जैसे हम बन गए हैं। इस जंग से कुछ घंटे पहले जब ये हमला हुआ इजराइल के जरिए ईरान पर किया गया, तब मोदी जी हमारे इजराइल की संसद में जाकर कह रहे थे कि मैं आप 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं, उनका संदेश लेकर आया हूं, और हम फादरलैंड हैं, हम मदरलैंड हैं, आप फादरलैंड है। अब इस जंग के खत्म होने के बाद कहाँ टिकता है भारत? क्या कोई खिलाड़ी है, कोई गिन रहा है भारत को? क्योंकि मोदी जी ने ट्रम्प साहब को ये कह दिया, और मैं उनका एक बाकायदा वाक्य ये दर्शकों के सामने पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, योर एक्सीलेंसी। नहीं, ये तो मतलब अफसोस की बात है कि इस जंग के दौरान जिसको हम विश्व गुरु कहते हैं, और कभी मुझे पता नहीं कि ये हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है, लेकिन विश्व गुरु जो है ये वहां पे हाजिर उपस्थित नहीं थे। मतलब मैदान जंग में कहीं दूर दराज नजर नहीं आए। उस मैदान में यूएस, इजराइल, ईरान तो थे ही, लेकिन साथ साथ तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, पूरे खित्ते के बड़े और छोटे मुल्क जो हैं अमन कायम करने पे लगे हुए थे। हिंदुस्तान जो है वो कोने पे बैठ के, नॉट ओनली कोने पे बैठा रहा, लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला किया तो हमने कुछ नहीं कहा। जब ईरान ने अपने बचाव के लिए अमेरिकन जो है बेसिस पे मिसाइल्स फायर किए जो यूएई और कुवैत और सऊदी अरेबिया के सरजमीन पे थी, तो फिर हिंदुस्तान ने इसकी आलोचना की। तो हिंदुस्तान, मुझे लगता है कि भारत सरकार, मोदी सरकार एब्सेंट रहा है। और मैं समझता हूं कि भारत, मतलब भारतीय सेलर्स पे जब अमेरिका ने हमला किया, दर्शक को अच्छी तरह पता है कि 3 सेलर्स जिन पे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत
सिविलियन शिपिंग पे हमला नहीं हो सकता है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जिसका जिक्र मोदी साहब कर चुके हैं बार बार, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के खिलाफ ये जाता है कि किसी आप इंटरनेशनल सिविलियन शिपिंग पे, इंटरनेशनल वाटर्स पे आप हमला करें, लेकिन अमेरिका ने किया। और जब सवाल पूछा गया ट्रम्प से कि क्या आपको अफसोस है, वो उसने कहा हाँ है, लेकिन ये सेलर्स मतलब सेलर्स का जो पेशा है ये बहुत खतरनाक पेशा है। इसका क्या मतलब है? और मोदी साहब ने इस सवाल को ढंग से उठाया भी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि जब ट्रम्प से पूछा गया कि भाई हिंदुस्तान क्या वेस्ट पश्चिमी एशिया में हिंदुस्तान का कोई रोल है, उसने कहा हाँ हाँ बहुत बड़ा रोल है, लेकिन डिटेल वो कुछ दे नहीं पाए। और मोदी साहब जिनको एक समझ होनी चाहिए कि जंग अगर छिड़ा पश्चिमी एशिया में तो इसकी वजह, इसका कारण डोनाल्ड ट्रंप स्वयं है। और आप उसी डोनाल्ड ट्रंप जो जंग का जिम्मेदार है, आप उसको कह रहे कि भाई मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ योर एक्सलेंसी कि आपने अमन कायम किया। कहाँ गई वो नसीहत जो पुतिन साहब को बताया गया कि भाई ये जंग का अहद नहीं है, जंग का दौर नहीं है, दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर। कम से कम ये वाक्य तो बोल देते डोनाल्ड ट्रंप के सामने, लेकिन मोदी साहब चुप बैठे। हिंदुस्तानी सेलर्स मारे गए, इसके बारे में भी मोदी साहब कुछ नहीं कह पाए। तो इंडिया जो है जहां तक रीजनल प्रॉब्लम्स है उस इशू से एब्सेंट रहा, लेकिन जहां तक अपने नागरिकों के कत्ल का सवाल है इसको भी जो है मोदी साहब उठा नहीं पाए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इंडिया को मोदी साहब ने किस तरह से नजरअंदाज कर दिया है इस पूरे सिस्टम, इस पूरे प्रोसेस से। जी बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ वदराजन आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।